गुरुदेव हमें बता रहे हैं, देखन में छोटे लगे खाव करें गंभीर। इसमें गुरुदेव अब हमें संगठन में ही शक्ति है। इसमें गुरुदेव सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन से संबंधित एक घटना के बारे में बता रहे हैं कि जिसमें उन्होंने गांव के लोगों को संगठन में ही शक्ति है इसके बारे में बताया और गांव वालों ने उनकी बात का पालन करके कैसे एक विषम परिस्थिति से पार किया। गुजरात के बोरसद क्षेत्र की जनता उन दिनों चक्की के दो पाटों के बीच में पिस रही थी। एक ओर तो था डाकुओं का आतंक और दूसरी ओर सरकारी पुलिस द्वारा अपना निर्वाह व्यय ग्रामीण जनता से लिया जाना। जनता परेशान थी, उसे दोनों ओर से लूटा जा रहा था। एक ओर तो डाकू लूट रहे थे और दूसरी ओर उन्हें पकड़ने में असफल हो रही सरकारी पुलिस। बोरसद क्षेत्र में उन दिनों डाकुओं का आतंक फैला हुआ था। दिन छिपते ही सब लोग अपने अपने घरों में घुसे थे। बाहर एक भी बच्चा नहीं नजर आता था। डाकू संख्या में थोड़े थे, पर संगठित होने के कारण वे 50 ग्रामों के हजारों ग्रामवासियों के लिए सिरदर्द बने हुए थे। अंग्रेज सरकार ने उन गांवों की सुरक्षा के लिए पुलिस दलों की नियुक्ति कर रखी थी। पुलिस के इन सिपाहियों का खर्च ग्रामवासियों को ही देना पड़ता था, जबकि ये डाकुओं को पकड़ने में नितांत असमर्थ सिद्ध होते थे। उन्हें तो अपने से मतलब था। डाकुओं से मुकाबला करके प्राणों को संकट में डालना उन्हें प्रिय नहीं था। वे डाकुओं को पकड़ते तो भी उनका खर्च वहन करने का कोई औचित्य नहीं था। पर पराधीन देश की जनता पर जितने अन्याय थोपे जाएं उतने ही कम हैं। यह सोचकर सरकारी अधिकारी भी कानों में तेल डाले बैठे हुए थे। इस दोहरी मार से त्रस्त होकर उस क्षेत्र की जनता ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्मरण किया। सरदार पटेल को यह सूचना मिली तो वे तुरंत बोरसद के लिए चल पड़े। उनके मन में न डाकुओं का आतंक था, न उनका भय और न सरकार की नाराजगी की कोई परेशानी। उन्होंने बोरसद क्षेत्र के एक ग्राम में पहुंचकर ग्रामवासियों को धीरज बंधाते हुए कहा, हमें न डाकुओं से डरना है, न पुलिस वालों को अपनी रक्षा के लिए गांवों में रखना है। हम अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे। फिर उन्होंने गांव के मुखिया से पूछा, आप यह बताइए इस गांव में कितने लोग रहते हैं? उन्होंने जवाब दिया 700। उन्होंने फिर पूछा, इनमें से कितने हट्टे कट्टे जवान हैं और कितने अधेड़? मुखिया ने कहा, कोई 200। और डाकू कितने आते हैं डाका डालने? यही कोई 15-20, अधिक हुए तो 30। सरदार पटेल ने बताया कि मैं समझता हूं हर घर में एक लाठी तो होगी ही, 20-30 तलवारें, 10-12 बंदूकें भी होंगी। कई लोग इन्हें चलाना भी जानते होंगे। इस लिहाज से तो गांव वासियों की ताकत डाकुओं से 5 गुनी हो गई। फिर अपना घर, अपना गांव, अपने जाने पहचाने रास्ते, इनका भी तो लाभ हमें ही मिलेगा ना। तो डाकू तो इन सबको जानते नहीं, फिर उनसे डरने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम में और उनमें अंतर यही है कि वे संगठित हैं, इसलिए जीत जाते हैं। हम लोग असंगठित व सावधान होते हैं, इसलिए हम उनका मुकाबला नहीं कर पाते। सरदार पटेल ने समझाया तो बात ग्रामवासियों की समझ में आ गई। एक व्यक्ति बोले, आपका कहना तो बिल्कुल ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, तो देर किस बात की है? गांव में जितने भी समर्थ पुरुष हैं वे 30-30 का दल बनाकर बारी बारी से रात में गांव का पहरा लगाएंगे। पुलिस वालों को खर्चा देना भी बंद कर देंगे और अन्य लोग भी चौकन्ने होकर ही सोएंगे। डाकू आने पर डरें नहीं, भागे नहीं, संगठित होकर उनका मुकाबला करें। फिर क्या मजाल कि वे इस ओर दोबारा आने का साहस कर सकें। उनकी बातों ने जादू का सा असर किया। देखते ही देखते 200 ग्राम रक्षकों की 2 कंपनियां बन गईं। फिर कभी डाकुओं का आक्रमण नहीं हुआ। अपनी रक्षा में जो स्वयं समर्थ हो उसे न शत्रु का भय रहता है, न अपने लिए किसी रक्षक की आवश्यकता होती है। तो देखिए किस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो कि गांववासी बिल्कुल डरे हुए आतंक के साए में जी रहे थे, उनको संगठन की शक्ति का एहसास दिलाया और फिर
वो उनका गांव डाकुओं से बिल्कुल निश्चिंत हो गया। उनके गांव में फिर डाकुओं ने आने की हिम्मत नहीं करी। आगे गुरुदेव बताते हैं, सिद्धांत सर्वोपरि होता है। ये घटना हमारे वीर क्रांतिकारियों शहीद भगत सिंह के जीवन से संबंधित है। कैसे वे जन जन में राष्ट्रीय प्रेम भावना उत्पन्न करने के लिए सदा ही प्रयत्नशील रहे। सिद्धांत सर्वोपरि होता है। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला शहीद भगत सिंह और उनके जागृत प्राण मित्रों ने सैंडर्स का वध करके ले लिया था। इसका बदला लेने के बाद वे स्वयं को छिपाने में बड़ी चतुराई से सफल भी रहे थे। इसके बावजूद भी भगत सिंह को जिस आत्मसंतोष की चाह थी वह उन्हें नहीं मिल पा रहा था। अपने इस कार्य में उन्हें कोई ना कोई गलती महसूस हो रही थी। क्रांतिकारियों का आदर्श किसी की हत्या करना नहीं था। उनका आदर्श तो देश प्रेम की अग्नि को जन जन के हृदय कुंड में प्रज्वलित करना था। उनके इस आदर्श का, उनके इस उद्देश्य का स्पष्ट स्वरूप सैंडर्स वध से जनमानस के सामने प्रस्तुत नहीं हो सका। ऐसे लोग तो इन्हें गिने ही थे जिनमें देश प्रेम की भावना थी और उनके उद्देश्यों का परिचय पा सकते थे। अधिकतर तो जनता के लिए इन सब कामों का कोई विशेष महत्व न था। अपने अंतःकरण में झलकने वाले इस असंतोष पर सरदार भगत सिंह ने गहन चिंतन किया तो पाया कि इस प्रकार के कृत्यों द्वारा सामान्य जनता को नहीं जगाया जा सकता। आदर्शों को महत्ता देनी होगी, भले ही उसके लिए हमें कर्मवीर मित्रों को ही क्यों ना खोना पड़े। तब भी हम अपने आदर्शों के सच्चे स्वरूप को देश बंधुओं के समक्ष रख सकेंगे। अगर यह स्वरूप प्रस्तुत नहीं किया जा सकता तो यह हत्याएं और विरोध मात्र अपराध का दृष्टांत बनकर रह जाएगा। जनसाधारण जन चेतना जन जागरण में संभव ना हो सकेगी। शहीद भगत सिंह ने अपनी भूल को दूसरी बार सुधार लिया। इस बार विस्फोट द्वारा उन्हें ब्रिटिश सरकार के कान खोल दिए तथा जनता की नींद धमाके से तोड़ी। अपने इस कृत्य की सफलता के लिए उन्होंने अपने उद्देश्यों का परिचय छपी हुई विज्ञप्तियों की वर्षा करके दिया। इनमें उन्होंने दिखा दिया था कि बहरों को जगाने के लिए आवाज ही पर्याप्त नहीं, विस्फोट की आवश्यकता होती है। उनका यह संकेत ब्रिटिश सरकार की ओर था। परोक्ष में भारतवासियों को जगाने का उद्देश्य ही प्रमुख रहा था। इस बम विस्फोट से असेंबली में भगदड़ मच गई। पूरा हॉल धुएं से भर गया। अंग्रेजों ने इस प्रकार के विस्फोट की कल्पना तो स्वप्न में भी न की थी। भगत सिंह चाहते तो इस स्थिति से बचकर भाग सकते थे। अपने साथियों को लेकर इसका प्रबंध तो पूर्व योजना अनुसार कर ही रखा था। बाहर भागने के लिए मोटरसाइकिल का प्रबंध भी था। पर भगत सिंह तो भागने के लिए नहीं आए थे। वे अपनी पहली भूल को पुनः दोहराना नहीं चाहते थे। उनके महान उद्देश्य के लिए उनका बलिदान आवश्यक था। इसी के द्वारा वे जन जन में राष्ट्रीय प्रेम भावना उत्पन्न करना चाहते थे। इसके लिए उनका बंदी होना अत्यंत आवश्यक था, ताकि न्यायालय के समक्ष वे अपने मन की भावनाओं की बातों को बता सकें, अपने उस उद्देश्य को स्पष्ट कह सकें जिसके लिए उन्होंने हिंसा का औचित्य स्वीकार किया था। भगत सिंह के इस महान उद्देश्य की पूर्ति के दर्शन जनता में होने लगे थे। इनके बंदी हो जाने के कारण क्रांतिकारियों के प्रति जनमानस में नया आकर्षण और श्रद्धा भाव आया। जनता इन कानून विरोधी कृत्यों के पीछे जो उद्देश्य, जो आदर्श छिपा था, उसको समझने लगी थी। नव जागरण की लहर उठने लगी थी। क्रांतिकारियों का नेतृत्व भगत सिंह ही कर रहे थे। उनका जेल में बंदी हो जाना उनके साथियों को असह्य हुआ। इन क्रांतिकारियों को भयंकर कैदी समझकर लाहौर के किले में रखा गया, जो जेल व गुप्तचर विभाग दोनों का ही मुख्यालय था। इनके अधिकारी अपने कैदियों को भयंकर यंत्रणा देने के लिए कुख्यात थे। जेल के उच्चाधिकारी खान बहादुर अब्दुल आजिज ने इन देशभक्तों को अमानुषिक यंत्रणाएं दी। भगत सिंह तथा उनके मित्र हंसते हंसते झेलते रहे। राष्ट्र की स्वतंत्रता जैसे महान आदर्श के सम्मुख शरीर को दी जाने वाली यंत्रणा उनके लिए नगण्य ही सिद्ध हुई। मनुष्य को दुख कष्टों की अनुभूति अपनी भावनाओं से होती है। उन्हें इस यंत्रणा में अद्भुत सुख मिला था।
इधर न्यायालय में उनके अभियोग पर विचार हो रहा था। उन्हें मृत्युदंड से हल्का दंड तो मिलने न वाला था। इनके अन्य क्रांतिकारी मित्र पहले ही भगत सिंह के बंदी होने से क्षुब्ध हो चुके थे। उन पर होने वाले इन अत्याचारों को सुनकर वो भला चुप कैसे बैठते। किसी तरह उन्हें मुक्त कराने को कृत संकल्प हो चुके थे। उसे पूरा करने के लिए वे तत्परता से तैयारियां करने लगे। तब तक भगत सिंह को लाहौर से बोरस्टॉल जेल भेज दिया गया था। लाहौर के न्यायालय में उन पर अभियोग चल रहे थे। इसके लिए उन्हें सदैव बोरस्टॉल जेल में गाड़ी में बैठाकर ले जाया जाता था। इसी मार्ग पर मोटर गाड़ी से उन्हें छुड़ाने की योजना बनाई गई थी। इस योजना के सूत्रधार चंद्रशेखर आजाद थे। संपूर्ण भारत के क्रांतिकारी लाहौर में एकत्रित हो गए। मोटरसाइकिलों तथा मोटर गाड़ियों का प्रबंध किया जा चुका था। मुक्त कराकर उन्हें छिपाकर रखने के लिए गुप्त मकानों का प्रबंध भी हो चुका था। बनाए गए बम, पिस्तौलें, हथियार जुटा लिए गए थे। शहीद भगवती चरण इनमें से एक बम का परीक्षण करते हुए ही दिवंगत हो गए थे। यह सब कुछ सरदार भगत सिंह से छिपा न था। वे भी इस योजना में ऊपरी मन से सहमत हो चुके थे। समय, स्थान, कार्यक्रम का निर्धारण हो चुका था। उसे क्रियान्वित करने हेतु भगत सिंह की स्वीकृति भी ली जा चुकी थी, किंतु उनका लक्ष्य तो दूसरा ही था। अपने इस लक्ष्य को उन्होंने उसी दिन स्पष्ट किया जिस दिन यह सब होने जा रहा था। 2-4 व्यक्तियों के पीछे इतने लोगों की जान जोखिम में डालना उन्होंने उचित न समझा। वे इस बात से अनभिज्ञ न थे कि महत्व भगत सिंह को दिया जा रहा है और असल में दिया जाना चाहिए राष्ट्र के स्वतंत्रता आंदोलन को। क्रांतिकारियों को जेल से छुड़ाने के चक्कर में आंदोलन कमजोर हो जाएगा, अतः वे इस योजना को कार्यान्वित नहीं करना चाहते थे। उनकी झूठी सहमति का लक्ष्य यह था कि उस बहाने क्रांतिकारियों की एकता दृढ़ हो जाएगी। वही हुआ जैसा कि भगत सिंह चाहते थे। जिस असहमति की आशा क्रांतिकारियों ने कदापि नहीं की थी। पूर्व नियोजित योजनानुसार भगत सिंह छद्मवेश में क्रांतिकारियों के नेता को योजना कार्यान्वित करने का संकेत देने वाले थे, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। बंदियों को सेंट्रल जेल ले जाने के लिए बोरस्टॉल जेल के द्वार पर लारी खड़ी थी तैयार। जब भगत सिंह को लाया गया तो उन्होंने संकेत दिया, नहीं, यह सब नहीं होगा। इस पर क्रांतिकारी यही समझे कि आज कोई खतरा होगा। आगे किसी और दिन इस मंतव्य को पूरा किया जाएगा। दूसरे दिन उनका मंतव्य जानने को जेल पहुंचा। उनसे मनाही का कारण पूछा तो उन्होंने बताया, यह उचित नहीं रहेगा। चंद व्यक्तियों की जान बचाने के लिए हम कितने ही देशभक्तों का रक्त बहा दें। हम अपना सर्वस्व त्याग कर जिस उद्देश्य के लिए इस क्रांति पथ पर आए हैं, यह उसका उद्देश्य नहीं देता, आदेश नहीं देता। हम अपना कफन सिर पर बांध कर निकले हैं, पर यह सदैव ध्यान रखना होगा कि महत्ता व्यक्ति की नहीं, आदर्श की है। हमें ही श्रेय मिले, हमें ही क्रांति होगी, हमसे ही क्रांति होगी, देश स्वतंत्र होगा, ऐसा तो हम नहीं सोचते, किंतु यह कार्य हमें ऐसा ही सिद्ध करेगा। हमारे बलिदान से हमारे आदर्शों को बल मिलेगा, तो कल सहस्रों भगत सिंह तैयार हो जाएंगे। भारत स्वतंत्र होकर ही रहेगा। क्रांति दृष्टा भगत सिंह के इन शब्दों में जो सत्य छिपा है, उसे समय की परिधि में नहीं बांधा जा सकता, पर आज भी आदर्शों के लिए जीवन समर्पित करने की परंपरा को बनाए रखना आवश्यक है। आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं, सहकारिता ने गवर्नर बनाया। इसमें हमें गुरुदेव कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी जी, जो बाद में उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी बने, उनके संघर्ष में जीवन की एक घटना बता रहे हैं कि वे संघर्षों को पार करते हुए अपने ध्येय को ध्यान में रखते हुए किस तरह दृढ़ता से आगे बढ़ते चले गए। आगे पढ़ने की बहुत इच्छा थी, पर करते क्या, पास में तो गुजारे का भी प्रबंध नहीं था। युवक ने सोचा, बाहर चलना चाहिए। आजीविका और पढ़ाई के खर्चे का प्रबंध अपने आप करके पढ़ना चाहिए, पर पढ़ना आवश्यक है। ऐसा निश्चय करके उसने अभिभावकों से किसी प्रकार 20 रुपए और किराए का प्रबंध करा लिया और बंबई चला आया। उन दिनों बंबई इतनी महंगी नहीं थी जितनी आज है। 5 रुपए मासिक पर मकान किराए में मिल जाता था, पर जिसके पास आदि से अंत तक कुल 20 रुपए ही थे, उसके लिए तो 5 रुपए ही पहाड़ के बराबर थे।
अब क्या किया जाए? यदि 5 रुपए मासिक किराए का जमा कमरा ले लेता हूँ तो 20 रुपए कुल 4 महीने के किराए भर के ही तो हो जाएंगे। इस विचार चिंतन के बीच युवक को एक उपाय सूझा, सहयोग और सहकारिता का। एक सीख बुहारी नहीं बन सकती, अकेला व्यक्ति सेना भी नहीं खड़ा कर सकता। एक लड़के के लिए एक स्कूल खुले तो संसार की अधिकांश धनराशि पढ़ाई लिखाई में ही चली जाएगी। यूं कहें तो रहने के लिए मकानों के लिए स्थान ही न रहेगा, हर स्थान पर स्कूल बन जाएंगे। ऐसी दिक्कतों से बचने के लिए सहकारिता एक देवता है, जिसमें छोटी छोटी शक्तियां एकताबद्ध होकर अनेक महत्वपूर्ण साधन सुविधाएं जुटा लेते हैं। छोटी छोटी शक्तियां मिलकर बड़ी शक्तियां बनकर बड़े लाभ अर्जित कर जाते हैं। जिस समाज, जिन देशों में सहयोग और सहकारिता का भाग जितना अधिक होगा, वह देश, वह समाज उतना ही सुखी, सशक्त और समुन्नत होगा। ऐसे उदाहरण युवक के लिए प्रकाश बन गए। उसने अपनी तरह के 4 और निर्धन विद्यार्थी खोज लिए और एक कमरा 5 रुपए मासिक पर किराए पर ले लिया। प्रत्येक लड़के को अब 1 रुपया मासिक देना होगा। इस तरह जो 20 रुपए केवल 4 माह के किराए भर के लिए पर्याप्त थे, यदि उन्हें किराए में ही खर्च कर दिया जाता तो 5 गुना अधिक समय अर्थात 20 महीने के लिए पर्याप्त होते। अब आई समस्या भोजन की। अकेले भोजन पकाते तो 20 रुपए एक ही महीने के लिए होते। लकड़ी, कोयले, बर्तन एक व्यक्ति के लिए भी उतने ही चाहिए जितने 5 व्यक्ति आराम से खाना बनाकर खा लेते। व्यक्तिवाद सामूहिकता से हर दृष्टि से पीछे है। सामूहिक परिवार आज भी आर्थिक और भावनात्मक दृष्टि से बड़े लाभदायक हैं। पहले तो उन्हें इस वैज्ञानिक लाभ के कारण ही प्रतिष्ठापित किया गया था। आज भी कई व्यक्ति मिलकर खाने, पीने, रहने, काम करने की आदत डालने का प्रयत्न करें तो वे उन लाभों का स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं। युवक ने इस समस्या का समाधान भी ऐसे ही किया। एक ऐसा ढाबा ढूंढ लिया जिसमें कई लोगों का खाना एक साथ पकता था। यह भी उनमें सम्मिलित हो गए। मासिक खर्च आया कुल 5 रुपए। जो पैसे 1 महीने में खाना देने भर के लिए थे, अब उनसे कम 4 महीने की निश्चिंतता हो गई। अब रही बात स्कूल में पढ़ने की, सो वह एक स्कूल में भर्ती हो गया। किताबों का खर्च था, उसे भी सामूहिकता के स्वरूप पीटेट नामक पुस्तकालय ने पूरा कर दिया। अनेक लोगों के सहयोग और चंदे से बना वह पुस्तकालय न होता तो उससे इस युवक की तरह हजारों, सैकड़ों लोगों की ज्ञानार्जन की पिपासाएं अतृप्त ही न रह गई होती। 1 रुपए की सदस्यता ने जब तक पढ़ा, इस स्कूल की पुस्तकें काम देती रहीं। आप विश्वास नहीं करेंगे, पर उसने इसी तरह एडवोकेट बनने तक की शिक्षा पाई। इस बीच वह कई स्थानों पर लिखने का काम करता रहा, जिससे वह कपड़े लत्ते, शाक भाजी का खर्च निकालता रहा। इस युवक का नाम था कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, KM मुंशी, जो एक समय उत्तर प्रदेश के गवर्नर पद तक पहुंचे और देश के माने हुए साहित्यकार और राजनीतिक नेता भी बने बाद में। आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं, नियमों के सामने छोटे बड़े सब एक हैं। इसमें हम भारत रत्न विभूषित देश के महान इंजीनियर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी के जीवन चरित्र के बारे में जानेंगे। मैसूर के दीवान की हैसियत से वे राज्य का दौरा कर रहे थे। एक गांव में वे अकस्मात बीमार पड़ गए। ऐसा तेज ज्वर चढ़ा कि 2 दिन तक चारपाई से न उठ सके। गांव के डॉक्टर को उनकी बीमारी का पता चला तो भागा भागा आया, उनकी देखभाल की। उसके अथक परिश्रम से वे ठीक भी हो गए। डॉक्टर चलने लगे तो उन्होंने 25 रुपए का चेक उनकी फीस के बतौर हाथ पर रख दिया। डॉक्टर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहने लगा, साहब, यह तो मेरा सौभाग्य था कि आपकी सेवा करने का अवसर मिला। मुझे फीस नहीं चाहिए। चेक हाथ में थमाते हुए उन्होंने कहा, हर बड़े व्यक्ति की कृपा छोटों के लिए दंड होती है। ऐसे अवसरों पर आप फीस केवल इसलिए लिया कीजिए ताकि गरीबों की बिना फीस के भी आप सेवा कर सकें। ऐसा ना कीजिए कि दवाएं किसी और पर खर्च कर
पैसे किसी और से वसूलें। यह थी उनकी महानता। जहाँ बड़े लोग अपनी सेवा मुफ्त कराने, अनुचित और अत्यधिक सम्मान पाने में बड़प्पन मानते, वहाँ उन्होंने परिश्रम, नियमितता, कर्तव्य पालन में ही गौरव अनुभव किया। और यदि यह कहा जाए कि अपने इन्हीं गुणों से उन्होंने एक साधारण व्यक्ति से उठकर देश के सर्वाधिक ख्याति लब्ध इंजीनियर का पद पाया, तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। वे नियम पालन में डॉक्टर के सामने क्या, बड़े से बड़े व्यक्ति के सामने भी उतने ही तटस्थ थे। कभी लचीलापन व्यक्त नहीं किया। उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई। अलंकरण समारोह में उपाधि ग्रहण करने के लिए वे दिल्ली आए। नियम है कि जिन्हें भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया जाता है, वे राष्ट्रपति के अतिथि होते हैं और राष्ट्रपति भवन में ही निवास करते हैं। उन्हें भी वहीं ठहराया गया। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रतिदिन उनसे मिलते थे और उनके सानिध्य में हर्ष अनुभव करते थे। एक दिन जब राष्ट्रपति जी उनसे मिलने आए तो उन्होंने देखा वे अपना सामान बांध रहे हैं और जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने आते ही पूछा, आप यह क्या कर रहे हैं? यह भी तो अभी तो आपका ठहरने का कार्यक्रम है। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ है तो, पर अब कहीं दूसरी जगह ही ठहरना होगा। यहाँ का नियम भी तो यही है कि कोई व्यक्ति 3 दिन से अधिक नहीं ठहर सकता। राष्ट्रपति बोले, आप तो अभी यहीं रुकिए। तो उन्होंने कहा, नियमों के सामने छोटे बड़े सब एक हैं। मैं आपका स्नेह पात्र हूँ, इस कारण नियम का उल्लंघन करूँ तो क्या सामान्य लोग दुखी ना होंगे? और यह कहकर उन्होंने अपना सामान उठवाया, बाबूजी को प्रणाम किया और वहां से चले आए। शेष दिन दूसरी जगह ठहरे, पर राष्ट्रपति जी के बहुत कहने पर भी वहां ना रुके। नियम पालन से मनुष्य बड़ा बने, केवल पद और प्रतिष्ठा पा लेना ही बड़प्पन का चिन्ह नहीं है। सूर्य चंद्रमा तक सनातन नियमों की अवहेलना नहीं करते हुए भी पूज्य और प्रतिष्ठित हैं, तो समुचित कर्तव्य और नियमों का पालन करने से ही मनुष्य का मूल्य कैसे घट सकता है, भले ही काम कितना ही छोटा क्यों न हो। वह थे देश के महान इंजीनियर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, जिनकी प्रतिष्ठा और प्रशंसा भारतवर्ष में ही नहीं, इंग्लैंड और अमेरिका तक में होती थी। पद के लिए नहीं, वरन कार्यकुशलता, नियम पालन, अनुशासन और योग्यता जैसे गुणों के लिए। आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं, समय से मूल्यवान सत्य है। इसमें गुरुदेव भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय जी के जीवन की एक घटना का वर्णन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय अपने विद्यार्थी जीवन में बड़े तेजस्वी, मेधावी और अध्ययनशील छात्र थे। प्राय अपनी कक्षाओं में वे सर्वप्रथम ही आते थे। घटना उस समय की है जब वह कॉलेज के 3रे वर्ष में पढ़ रहे थे। जिस कॉलेज में वे पढ़ते थे, उनके फाटक के सामने एक प्राध्यापक की मोटर कार से दुर्घटना हो गई। यह दुर्घटना प्राध्यापक महोदय द्वारा ही की गई असावधानी के कारण घटी थी और डॉक्टर राय भी उन्हीं की कक्षा में पढ़ते थे। इस दुर्घटना की खबर कोतवाली तक पहुंची। पुलिस ने जांच की। घटना स्थल पर जो व्यक्ति उपस्थित थे, सभी की साक्षी ली गई। साक्षी देने वालों में डॉक्टर राय भी थे। अदालत में प्राध्यापक के ऊपर केस चला। विधान चंद्र साक्षी के लिए अदालत में प्रस्तुत हों, इससे पूर्व भी प्राध्यापक महोदय ने उन्हें अपने पक्ष में गवाही देने के लिए कहा। राय ने स्पष्ट कहा, तथ्यों को छुपाकर न्याय की हत्या करने का साहस मुझ में नहीं है। प्राध्यापक ने उन्हें बहुत बहलाया, फुसलाया, परंतु राय ने एक न सुनी, एक न मानी। अंत में सब प्रयत्न विफल होते जाते देख प्राध्यापक ने उन्हें घाटे में रहने की धमकी भी दे डाली, परंतु इस धमकी का भी उन पर कोई प्रभाव न पड़ा। अदालत में प्रत्यक्षदर्शी गवाह के रूप में राय ने जो कुछ भी घटना देखी थी, उसका आंखों देखा विवरण तथा यथा तथ्य सुना दिया। उन्होंने स्पष्ट बताया कि दुर्घटना प्राध्यापक महोदय की असावधानी के कारण हुई है तथा इसके लिए वे ही दोषी हैं। घटना स्थल पर उपस्थित अन्य व्यक्तियों में से कई ने इस तरह के बयान दिए थे। कुछ छात्रों ने
जो वहां उपस्थित नहीं थे प्राध्यापक के पक्ष में झूठ मूठ ही बयान दे डाले, लेकिन राय की आंखों में देखा विवरण तथ्यपूर्ण और अधिक प्रमाणिक जचा। न्यायाधीश ने प्राध्यापक को दोषी पाया। इस अपराध के लिए दंड स्वरूप जुर्माना हुआ। इस मामले में प्राध्यापक ने जुर्माना तो भर दिया, परंतु राय के प्रति उनके मन में निंद प्रतिशोध की भावना घर कर गई। यह बात उन्होंने मन में गांठ बांध ली और प्रतिशोध का अवसर शीघ्र ही आ गया। कुछ दिनों बाद विद्यालय की परीक्षाएं हुई। राय ने परीक्षा की पूरी तैयारी मन से की थी, परिश्रम पूर्वक पढ़ाई भी की थी, प्रत्येक प्रश्न पत्र को ठीक ठीक हल भी किया था। उक्त प्राध्यापक ने अपने साथियों पर अपने प्रभाव का उपयोग कर राय को अनुत्तीर्ण करा दिया। यही नहीं, अपने विषय में बहुत ही कम अंक दिए, जिससे वे पूरक परीक्षाओं में नहीं बैठ सके। इस परिणाम की किसी को आशा नहीं थी। छात्रों में राय का अच्छा स्थान था, अतः वे लोग भी दुखी हुए, जो स्वयं तो उत्तीर्ण हो गए थे परंतु अपने मेधावी साथी से आगे निकल गए थे। सब लोगों को आश्चर्य था, परंतु राय जरा भी विस्मित नहीं हुए थे। वे इस प्रकार के परिणाम का कारण समझ चुके थे कि उन्हीं प्राध्यापक महोदय की कृपा है, जिन्होंने अपने पक्ष में गवाही देने के लिए बहलाया, फुसलाया, बहकाया, धमकाया था। एक बार उक्त प्राध्यापक की भेंट राय से हुई। उन्होंने पूछा, जानते हो विद्यानचंद्र, तुम क्यों अनुत्तीर्ण हुए? हाँ जी, भली भांति जानता हूँ। जानता ही नहीं, मुझे तो इसका पूर्वानुमान भी था। तो जानबूझकर भी तुमने ऐसी चेष्टा क्यों की? मेरे पक्ष में गवाही देते तो तुम्हारा यह वर्ष यूं ही जाने से तो बच जाता। प्राध्यापक बोले, वर्ष बर्बाद होने का मुझे कोई रंज नहीं। रंज तो तब होता जब अपनी आत्मा का हनन कर सत्य को छुपाता, क्योंकि मेरी दृष्टि में सत्य वर्ष से भी अधिक मूल्यवान है। विधानचंद्र राय का यह उत्तर था। अब प्राध्यापक अपना समूह लेकर वहां से चले। आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं कारुणिक संवेदनशीलता। बंगला भाषा के प्रख्यात साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन चरित्र के कारुणिक संवेदनशीलता से भरे भाव का उनके जीवन की घटना से ही पता चल जाता है। बंगला भाषा के प्रख्यात साहित्यकार शरद चट्टोपाध्याय की कृतियों में जो सजीव प्राण हैं, वे प्राण उनके व्यक्तित्व अंतस से ही प्रसूत हुए हैं। वस्तुतः किसी भी रचनाकार की कृतियां उसकी कलम से नहीं, उसके हृदय से ही अनुप्राणित होती हैं। शरद बाबू के एक निकटवर्ती मित्र ने उनकी प्राणदायिनी क्षमता का उल्लेख करते हुए लिखा, संसार में मनुष्य के प्रति जो कर्तव्य और सहज भाव है, शरद चंद्र की कृतियों में वही भाव गहरी अनुभूति और मस्तिष्क के विचारों द्वारा जीवन के विश्लेषण के रूप में मूर्तिमान हो उठता है। समाज के जो कलुष हैं, जो विद्रूप हैं, उसे देखकर शरद चंद्र विचलित हो उठते हैं। उनकी यह संवेदनशील करुणा ही उनकी रचनाओं में हमें डुबो देती है। एक बार की घटना है, रात अधिक हो गई थी। शरद बाबू अपने मित्र के घर से लौट रहे थे। साथ ही मित्र दंपति श्री नरेंद्र देव और श्रीमती राधा रानी भी थे। 10:30-11 बजे का समय होगा। यातायात कम हो चला था। तीनों बातें करते हुए चलते चले जा रहे थे। मंडितिया रोड के पास एक मोड़ पर पहुंचकर उन्होंने देखा 3-4 लोग एक वृक्ष के नीचे जोर जोर से बातें कर रहे थे। उन व्यक्ति की कुछ बातें शरद बाबू के कान तक पहुंची। वे ठिठक गए, साथी भी रुक गए। तभी वृक्ष के नीचे खड़े व्यक्तियों में से एक ने कहा, महोदय जरा सुनिए तो। तीनों उधर की ओर चल दिए। जाकर देखा, लाल कपड़े में लिपटा हुआ एक नवजात शिशु पड़ा हुआ है। कहना नहीं होगा, पदभ्रष्ट यौनाचार के परिणाम स्वरूप कोई युवती या महिला अपने मातृत्व का बेतरह गला घोटकर इस दुष्कृत्य कर गई थी। सद्यजात बालक को जब देखा, शरद बाबू ने उस समय उनके शरीर पर चींटियां रेंग रही थी। उनके काटने से उनकी देह पर स्थान स्थान पर लाल रंग चढ़ गया था। शरद बाबू ऐसी स्थिति में घर कैसे जा सकते थे? वहां उपस्थित लोगों के साथ विचार विमर्श कर उन्होंने निश्चय किया कि बालक को अस्पताल भिजवा दिया जाए, ताकि संसार हाल ही में आया यह अतिथि यों ही न विदा हो जाए। अस्पताल वालों को इसकी सूचना देने और शिशु को वहां भिजवाने की व्यवस्था करने के लिए
शरद बाबू ने अपने मित्र नरेंद्र को पास ही कहीं मिल जाए तो फोन करने के लिए कहा और खुद बच्चे के आधार की व्यवस्था में लगे। जन्म लेने के बाद से अभी तक जिसके गले में कुछ भी नहीं उतरा था, दूध तो बच्चे ने नहीं पिया, शहद अवश्य उसके गले से नीचे उतरा। फिर वे नरेंद्र के पास पहुंच गए, जो पास ही एक मिठाई वाले की दुकान पर अस्पताल वालों को फोन कर रहा था। अस्पताल वालों ने इस प्रकार मिले अवांछित बालक को लेने से इनकार कर दिया। नियमानुसार पहले इसकी सूचना पुलिस को देनी पड़ती थी, अतः पुलिस को फोन किया गया। पुलिस स्टेशन से तत्काल कोई आने को तैयार न हुआ। नरेंद्र ने पुलिस को शरद बाबू का हवाला दिया तो वहां से आदमी भेजने की व्यवस्था की गई। कुछ देर बाद 2 पुलिसमैन घटना स्थल पर आए। शरद बाबू और उनके साथी तब तक वहीं खड़े रहे। बच्चे को पुलिस के सुपुर्द करने और उसकी व्यवस्था करने में रात के 2 बज गए, पर शरद बाबू के चेहरे पर न विषाद आया न सुस्ती। वे उसी प्रकार बच्चे की उपयुक्त व्यवस्था में लगे रहे। कलकत्ता जैसे शहर में इस प्रकार की घटनाएं उस समय भी कोई खास महत्व नहीं रखती थीं, पर शरद बाबू के समक्ष कहीं कोई बड़ा जीवन तड़प कर प्राण छोड़ जाए, उनसे सहन नहीं हो सकता था। यही कारणिक संवेदनशीलता उनके साहित्य को वह शक्ति दे गई जो पाठक को भी कर्णाद्र कर जाए, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। आगे गुरुदेव हमें मां सरस्वती के उपासक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा जीवन में समय संयम, स्वाध्याय, अध्ययन के महत्व को दर्शाया है। प्रातःकाल किसी से भेंट वार्ता संभव न हो सकेगी, अतः इसके लिए आग्रह न करें। इस आशय की तख्ती दरवाजे पर लटकी देख आगंतुक कुछ छिटके और फिर चुपचाप लौट गए। लौटने वाले सज्जन थे हिंदी के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, और जिनके घर यह तख्ती टंगी थी वे थे हिंदी साहित्य को एक नया आयाम देने वाले साहित्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। मैथिली शरण लौट तो गए, पर मन में यह असमंजस बना ही रहा कि दूसरों के लिए इतने उदारवादी लगने वाले व्यक्ति ने किस कारणवश इतना कठोर नियम बना लिया कि दूर से आए मेहमान को भी लौटना पड़ जाए। बार बार यही प्रश्न मन में उठता रहा, पर किसी निष्कर्ष पर न पहुंच सके। अतः उनसे मिलकर इस बारे में जानने की इच्छा और भी प्रबल हो गई। शाम को जब वे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के घर पहुंचे तो कमरे में वे पत्र लिखने में व्यस्त दिखाई पड़े, पर सामने मैथिली शरण को देखकर उन्होंने लिखना बंद कर दिया। औपचारिकतावश उठे, उन्हें भी सामने की कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। घर परिवार की औपचारिक जानकारी के बाद मैथिली शरण जी से और न रहा गया। उन्होंने बाहर लटकती तख्ती के बारे में पूछ ही डाला कि इतने कठोर नियम का क्या मतलब है। उन्होंने कहा, मैं प्रातः मां सरस्वती की साधना करता हूँ, अतः इतना सख्त नियम बनाना पड़ा। यह जानते हुए भी इससे अनेक लोगों को कष्ट पहुंचेगा, पर क्या करूं, विवश हूं, सपाट सा उत्तर दिया। पर यह साधना आखिर कितनी देर चलती है? क्या इतनी लंबी होती है कि मेहमान से प्रतीक्षा करवाना भी निरर्थक समझते हैं आप? हाँ, उत्तर मिला। प्रायः यह 2 घंटे की होती है, किंतु यदा कदा समय अधिक रहने पर यह 3 से 4 घंटे तक भी चलती है। तब तो आप बहुत बड़े उपासक हैं, मगर आपके कमरे में पूजा सामग्री, चित्र आदि कुछ भी तो नहीं दिखाई पड़ रहा। फिर आप कैसे भक्त हैं? मैथिली शरण जी ने आश्चर्य व्यक्त किया। द्विवेदी जी ने उनका आश्चर्य समझते हुए भ्रम निवारण किया। अलमारी और टेबल पर रखी पुस्तकों की इशारा करते हुए बोले, यही मेरी पूजा सामग्री और ईष्ट आदि सब कुछ है। मैं इन्हीं की साधना करता हूँ। तो क्या आप अध्ययन करते रहते हैं? निसंदेह, मैं यह समय स्वाध्याय और अध्ययन में बिताता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि रेलवे की व्यस्त नौकरी से सुबह का ही समय निकाल पाता हूँ। शाम को ड्यूटी से आने के बाद इतना थका होता हूँ कि तन्मयता पूर्वक पढ़ भी ना पाता। इसीलिए यह समय मिलने जुलने वालों के लिए नियत कर रखा है, और सुबह के समय अपनी योग्यता संवर्धन के लिए। कुछ सुस्ताते हुए उन्होंने कहना आरंभ किया, एक साहित्यकार होने के नाते समय की कीमत से तो आप भली भांति अवगत हैं। मैं इसे हीरे मोतियों जैसा मूल्यवान समझता हूँ। जिसने इसके एक एक कण को ऐसा मानते हुए सदुपयोग किया है, विश्व में उन्नति प्रगति वही कर पाएगा। मैथिली शरण जी उनके इस उत्तर से संतुष्ट नजर आ रहे थे।
बासी रोटी और दाल पर जैसे तैसे निर्वाह करने वाले इस साधक ने अपनी बाल्यावस्था से ही अपने जीवन में समय संयम का महत्व न समझा होता तो संभवतः आज वह एक अनजान बालक से चिर परिचित साहित्यकार न बना होता। यह उनकी मेहनत और समय के सदुपयोग का ही फल है कि एक निरक्षर परावलंबी बालक नितांत असहाय स्थिति में स्वयं के बलबूते पर हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के अधिकारी विद्वान बन सके। उर्दू में भी थोड़ी बहुत गति रखते थे। ड्यूटी से आने के बाद जब समय मिल जाता तो वे संस्कृत का ही अध्ययन किया करते थे और इस प्रकार इन्हीं थोड़े से क्षणों के सदुपयोग से संस्कृत में इतना अधिकार प्राप्त कर लिया था कि वे कविता भी करने लगे थे। समय का सदुपयोग ही तो महापुरुषों की विशेषता होती है। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।